नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे और जिसके तहत हमने 2 पार्ट उसके कवर कर लिए हैं और जिनमें हमने गंगा अपवाह तंत्र और ताप्ती अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ये 3 अपवाह तंत्र हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब जो बचे हुए हैं वो 3 अपवाह तंत्र हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है गोदावरी, और एक आपका माही अपवाह तंत्र, और तीसरा है महानदी अपवाह तंत्र। तो ये 3 अपवाह तंत्र को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गोदावरी अपवाह तंत्र से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है ना, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है और फिर वहीं से ये दक्षिण पूर्व की दिशा में और उधर ही प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके उपनाम हैं कुछ, जैसे कि दक्षिणी गंगा और एक वृद्ध गंगा, इन दोनों नामों से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो है आपका 23,388 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसकी लेंथ आपको ध्यान रखनी है जो कि है 1465 किलोमीटर स्क्वायर। इसका अपवाह तंत्र का जो क्षेत्र है वो है 23,388 किलोमीटर स्क्वायर। पर जो मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है वो जो है वो है 633 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें उसका उद्गम स्थल याद रखना है, उसका उपनाम याद रखना है और उसकी लंबाई, और सबसे मुख्यतः अगर अपवाह क्षेत्र हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अगर पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में उसका अपवाह क्षेत्र कितना है तो वो आप ध्यान रख सकते हैं, 633 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि इस गोदावरी अपवाह तंत्र से संबंधित जो हमारे मध्य प्रदेश की नदियां हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश की नदियां जाकर के गोदावरी में मिलती हैं, वो हमें पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, तो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत वैसी नदियां जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसी क्रम में जो हमारी पहली नदी है वो है वेनगंगा नदी। ठीक है, वेनगंगा जो नदी है इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। ठीक है, परसवाड़ा तहसील है, वहां से 12 किलोमीटर दूर सतपुड़ा श्रेणी के ढाल पर रजोल ताल से इसका उद्गम होता है। आपको इतने सारी जगहों का नाम नहीं याद रखना है, आपको मोटा मोटा याद रखना है कि वेनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा पठाल से होता है। आप चाहे तो गांव याद रख सकते हैं, मुंडारा गांव। ठीक है, तो ये वेनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इसके अन्य नाम है वो है जैसे बेवा, दिरी, वैन्या, वैना, वैणी। ठीक है, ये भूलने वाले नाम नहीं है, एकदम समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये वेनगंगा नदी के नाम है। ठीक है, क्योंकि देखिए वैन्या, वैना, वैणी एक जैसे ही नाम हो गए। ठीक है, ये भी बे से शुरू है, बेवा, और फिर ये दिरी। ठीक है, तो ये नाम आसान है, इनको भूलने की तो बिल्कुल कोई संभावना नहीं। आप ऑप्शन देख के बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये वैनगंगा नदी के जो है तो एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यह नदी चंद्राकार रूप में उत्तर पूर्व की ओर और उसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा में सिवनी तथा बालाघाट जिले से प्रवाहित होती हुई भंडारा जिला जो महाराष्ट्र का, वहां प्रवेश करती है और यहाँ पर जाकर के वो वर्धा से मिलती है। और जहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है उस स्थान को हम, उस संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। और फिर ये दोनों जाकर के आगे गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, पहले तो सिवनी जिले से उद्गम होता है वैनगंगा नदी का, उसके बाद वो अर्धचंद्राकार रूप लेते हुए, ठीक है,
और उसके बाद सिवनी तथा बालाघाट जिलों में प्रवाहित होते हुए, ठीक है, सिवनी तथा बालाघाट जिलों में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश करती है तथा यहीं पर वह वर्धा से मिलती है और इन दोनों के संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। इन दोनों के संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं और आगे फिर ये दोनों जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। इसे हम एक मैप से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ से सिवनी से आपके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपके बैनगंगा नदी का उद्गम हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बोला है कि अर्धचंद्राकार रूप में उत्तर पूर्व की ओर और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। ये देखिए आपको ऐसा, ये देखिए पहले ये उत्तर पूर्व में प्रवाहित हुई, थोड़ा ये ऐसे उत्तर पूर्व में, ठीक है, और फिर अर्धचंद्राकार रूप ले रही है। आप देखिए ये ऐसा अर्धचंद्राकार रूप ले रही है, ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्व में ऐसे प्रवाहित होती हुई ये जा करके पहले महाराष्ट्र के भंडारा में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक इससे मिलती है, यहाँ पर मिलती है ये वर्धा नदी से, जिसे कि हम प्राणहिता के नाम से वहां पे इन दोनों के संगम को जानते हैं। और फिर ये दोनों जा करके यहाँ गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। सिवनी जिले से इसका उद्गम हुआ, अर्धचंद्राकार रूप लिया इसने, ये आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसने अर्धचंद्राकार ऐसा रूप लिया, ठीक है। पहले ये थोड़ा उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित हुई और फिर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई ये जाकर पहले भंडारा में, महाराष्ट्र के भंडारा में ये यहाँ पर वर्धा नदी से मिली, वर्धा और बेनगंगा यहाँ पे मिले, ठीक है, यहाँ पे वर्धा नदी से ये मिली और उसके बाद फिर ये दोनों मिल करके जाती हैं और फिर यहाँ गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे वर्धा और बेनगंगा का मिलन हुआ उस स्थान को हम जानते हैं प्राणहिता के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्राणहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो यहां से इतना महत्वपूर्ण था, ठीक। अब आगे देखते हैं। इसे सिवनी की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए इसका उद्गम ही सिवनी से होता है, तो ये सिवनी की जो है ना एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। इसीलिए जो है इसे सिवनी की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई आप याद रख लें, वो है 570 किलोमीटर, ठीक है। सहायक नदियां इसकी हैं बाघ, वर्धा, वामनथड़ी, तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं वामनथड़ी यहाँ से मिल रही है ना, तो ये सब इसकी जो है सहायक नदियां हैं, कौन? बाघ, वर्धा और वामनथड़ी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली नदी की ओर जो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो वो है वर्धा नदी, ठीक है। इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से होता है, ठीक है। बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से होता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बैतूल जिले से ही हमने एक और नदी का उद्गम पढ़ चुका है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि एक और ऐसी कौन सी नदी हमने पढ़ी है पिछले वीडियो में जिसका भी उद्गम बैतूल से होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो वर्धा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से होता है, ठीक है। और यह जो है छिंदवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा बनाती हुई महाराष्ट्र में बेनगंगा नदी मिलती है। अभी हमने बताया ना कि बेनगंगा और वर्धा मिलते हैं भंडारा जिले में महाराष्ट्र के, और वो दोनों का जो संगम है वो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, तो बस वही लिखा हुआ है। इसका उद्गम हुआ बैतूल जिले की मुल्ताई के वर्धन शिखर से, फिर छिंदवाड़ा जिले में बहती है और वहां की दक्षिणी सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में बैनगंगा नदी में मिल जाती है, तथा फिर ये दोनों मिलकर आगे गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो कुल लंबाई है वो है 525 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र है 24,087 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको सबका अपवाह क्षेत्र याद रखना उतना आवश्यक नहीं है, आप लंबाई याद कर लें। कुछ महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, अपवाह तंत्र हैं, उनका आप अपवाह क्षेत्र भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी गोदावरी अपवाह तंत्र में अगली नदी है वो है हमारी पेंच नदी, ठीक है।
तो अब हम बात कर लेते हैं पेंच नदी के बारे में। तो जो पेंच नदी है वह मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से निकलती है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, छिंदवाड़ा जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से। ठीक है, उसके बाद ये सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हुई नागपुर महाराष्ट्र में, कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र के समीप कान्हन नदी में मिल जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चल करके ये कहाँ मिलती है, गोदावरी में। ठीक है, तो इसका उद्गम हुआ छिंदवाड़ा से। ठीक है, वहाँ की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से। उसके बाद ये सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में के पास से बहती हुई और नागपुर महाराष्ट्र में कान्ह नदी से मिलती है और फिर आगे जाकर ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि पेंच नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 274 किलोमीटर। पर अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी लंबाई है वो है 206 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई इसकी 274 किलोमीटर है, पर मध्य प्रदेश में कितनी है, 206 किलोमीटर। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुलबेहरा नदी। ठीक है, तो जो ये कुलबेहरा नदी है ना, ये पेंच की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो कुलबेहरा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ तहसील से होता है। ठीक है, कहाँ से, छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ तहसील से। हमने पेंच नदी को भी देखा, उसका उद्गम भी कहाँ से हो रहा था, छिंदवाड़ा जिले से हो रहा था। ठीक है ना, उसके बाद ये जाकर के पेंच नदी में मिल जाती है। ठीक है, बीसापुर के पास मतलब 80 किलोमीटर चलती हुई छिंदवाड़ा से वहां पे ये पेंच नदी में फिर मिल जाती है। ठीक है, इस नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिवनी की जीवन रेखा हमने किसे पढ़ी थी कि बेनगंगा को कहा जाता है, पर अगर पूछे कि छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है कुलबेहरा नदी को। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब अगला जो हमारा अपवाह तंत्र है वो है माही अपवाह तंत्र। ठीक है, माही नदी पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मंडा ग्राम से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मंडा ग्राम के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इस नदी का प्राचीन नाम महती, ठीक है, महती, और इसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ से उद्गम हुआ इसका, धार जिले के मंडा ग्राम से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकली वहां से, और इसका जो अन्य नाम है वो है महती, और इसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जो आपके पश्चिमी जिले हैं, है ना, फिर यहाँ प्रवाहित होते हुए बांसवाड़ा राजस्थान तक प्रवाहित होने के बाद यहाँ सब जगह, और फिर बांसवाड़ा राजस्थान में भी प्रवाहित हो रही है, और वहां सब जगह में प्रवाहित होने के बाद गुजरात से प्रवाहित होती हुई एक खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये आपको चीज ध्यान रखना है कि आपकी मध्य प्रदेश की ऐसी अभी तक हमने 2 नदियां पढ़ी थी, नर्मदा और ताप्ती, जो खंभात की खाड़ी में गिर रही थी, और अब ये तीसरी नदी हो गई जो खंभात की खाड़ी में गिरेगी, वो है माही नदी। ठीक है, उसके बाद ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 472 किलोमीटर। इसका कुल अपवाह क्षेत्र है 38,699 किलोमीटर स्क्वायर, और मध्य प्रदेश में अगर हम अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 7,188 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। ठीक है, इसकी सहायक नदी कुछ है, आप चाहें तो याद रखें, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर अगर आपकी इच्छा है तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अनस, लड़की, जम्भार, पानम, कून, ये जो है इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है,
क्या क्या पढ़ा हमने, इसका उद्गम हुआ धार जिले से, पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि धार जिले से इसका उद्गम हुआ, ठीक है। इसका जो पहली चीज हमने पढ़ी उद्गम इसका। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इसका अन्य नाम क्या है, महती है, और इसे और क्या कहा जाता है, पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। ये दूसरा फैक्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद ये पश्चिमी जिले जो आपके हैं झाबुआ, रतलाम, इन सभी जगह पे प्रवाहित होते हुए और फिर गुजरात में प्रवाहित होती हुई ये कहाँ पे मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो हमने ये चीज देखी, जब से भी हम नदियां पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो हमने देखी कि मध्य प्रदेश की 3 नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में गिर रही हैं। कौन कौन सी, पहली हमने पढ़ी नर्मदा, वो भी खंभात की खाड़ी में गिर रही थी, ठीक है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई। फिर हमने पढ़ी ताप्ती, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है माही नदी, ये भी कहाँ पे जाकर के गिर रही है, खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है आपका। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये कि ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी लंबाई अपवाह क्षेत्र तो हमने देख लिया। अब अगला अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है और इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 154 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो और इसमें मतलब ये इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, मध्य प्रदेश से भी इसका उतना कनेक्शन नहीं है। थोड़े बहुत जो है, जैसे कि अनूपपुर में जो हंसदो नदी है, इसका अपवाह ये इसी अपवाह क्षेत्र में सम्मिलित है, आपके महानदी में ही ये जाकर के मिलती है, ठीक है। और कुछ है जैसे कि इसकी कुछ सहायक नदियां जो महानदी की, शिवना, हंसदो, मांड, इब, जोंक, लोंग, ठीक है। आपको जो ध्यान रखनी है, बाकी सब तो ठीक है, आपको ध्यान रखनी है सिवना और हंसदो, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हंसदो जो है अनूपपुर जिले में नदी है, इसके अपवाह क्षेत्र से, महानदी अपवाह तंत्र से संबंधित है, ठीक है, इसी में संबंधित है ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिवना नदी के बारे में, ठीक है। ये क्या, तो सिवना नदी जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनोद तहसील में स्थित सिवना नामक ग्राम से निकलती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं हो रहा है, ठीक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनोद तहसील में स्थित सिवना नामक ग्राम से ये जो है तो निकलती है। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर तथा तापेश्वर मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसकी जो इसकी सहायक नदी सोमाली है ना, इसका उद्गम भी मंदसौर से होता है, ठीक है। तो ये हमने कौन सी अपवाह तंत्र वाली नदी पढ़ ली, हमने महानदी अपवाह तंत्र पढ़ लिया, ठीक है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, 154 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद हंसदो नदी जो अनूपपुर जिले में है, वो इसी अपवाह तंत्र क्षेत्र में सम्मिलित है। सिवना, हंसदो मैंने बताया मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप याद रख सकते हैं। सिवना नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनोद तहसील में स्थित शिवना ग्राम से निकलती है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ और तापेश्वर मंदिर स्थित है। ये इसका जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसकी जो सहायक नदी है सोमाली, वो जो है उसका उद्गम मंदसौर से ही होता है, ठीक है। तो ये हमने जो है तो नदियां खत्म कर दी, अपवाह तंत्र सारे हो गए हैं हमारे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है मैंने बताए हैं, पर फिर भी एक बार मैं इन्हें अलग से बताना चाहती हूँ। जब भी मैं नदियां पढ़ा रही थी, अपवाह तंत्र पढ़ा रही थी, तो मैं बता रही थी कि ये नदियां उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। जैसे जब मैं गंगा अपवाह तंत्र पढ़ा रही थी, तो मैं बोल रही थी कि इसकी ज्यादातर नदियां जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी, ठीक है ना। मैंने बोला चंबल जा रही है उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व में बह रही है ना। तो आप
या तो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे कि किस दिशा की ओर कौन सी नदियां मतलब प्रवाहित होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें उत्तर की ओर प्रवाहित, तो आप ना गंगा अपवाह तंत्र में जितनी भी नदियां मैंने आपको मध्य प्रदेश के अंदर में पढ़ाई है, चंबल, चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, बेतवा और बेतवा की सहायक नदी बीना, केन, सोन, टोंस, ये सब उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है। किस ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? सब उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है। और तो क्योंकि हमने गंगा अपवाह में पढ़ा ही था कि इसकी ज्यादातर नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये सारी नदियां गंगा अपवाह क्षेत्र वाली ही है, गंगा अपवाह तंत्र वाली ही नदियां हैं ये, ठीक है। तो ये सब किस दिशा में प्रवाहित होंगी? उत्तर की दिशा में प्रवाहित होंगी। पूर्व की दिशा में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो आपकी प्रमुख नदियां जो पूर्व की दिशा में प्रवाहित होंगी वो है टोंस, बीहर और सोन, ठीक है। कौन कौन सी पूर्व दिशा में प्रवाहित होंगी? वो है टोंस, बीहर और सोन, ठीक है। ये किस दिशा में प्रवाहित होंगी? आपकी पूर्व की दिशा में, ठीक है। और ये उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? चंबल, उसकी सहायक नदी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, बेतवा की सहायक नदी बीना, केन, सोन, टोंस, ये सब, ठीक है। और पश्चिम की तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहते हुए जाके खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो ये जो है पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां हैं। और दक्षिण की तो अभी हमने आज ही पढ़ी है, वेनगंगा, ठीक है, वर्धा, कन्हान, पेंच, ये सब, ठीक है। आप मैप से भी देख सकते हैं, ये आप देखिए, ठीक है। आप देख पाएंगे ये यहाँ पे आपकी ये है चंबल नदी, ठीक है, ये चंबल नदी है, ये आपकी उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती हुई, और फिर ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा इधर प्रवाहित होती, कुछ राजस्थान में बहती है, और फिर जाकर के ये यहाँ की यमुना नदी में मिल रही है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी पार्वती है, काली सिंध है, ये पहले क्या करती है? पहले ये चंबल में मिलती है ना, पहले ये कहाँ जाके मिलती है? ये यहाँ चंबल में मिलेंगी जा करके, और फिर ये जाती हुई यमुना नदी में साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये आपकी नर्मदा नदी है, ये देखिए कि कहाँ पे प्रवाहित हो रही है, ये देखिए ये आपकी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये आपकी, ठीक है, ये नर्मदा। फिर उसके बाद आप देख पाएंगे ये बैतूल से आपकी ताप्ती निकल रही है ना, ये भी पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तो दो नदियां जो पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है वो एक ये हो गई नर्मदा, और एक ये पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है ताप्ती, ठीक है। दक्षिण की ओर आपकी कौन कौन सी आज ही हमने पढ़ी है? बैनगंगा, ये आपकी दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये आपकी पेंच हो गई, वर्धा हो गई, ठीक है। ये सब किस ओर प्रवाहित हो रही है? दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। और जो सोन, टोंस और आपकी बीहर है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको दिशाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो और आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो नदियों वाला चैप्टर जो मैंने अब करा दिया है, जो आज से ख़त्म हो गया है, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं तो आप मुझे बता दें, तो मैं उन्हें पढ़ाऊँगी। अगर बात करें जलप्रपात, डैम, और एक बार मैं और पढ़ा दूंगी कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये मैं अलग से वीडियो में अभी आपको पढ़ाऊंगी, तो उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इतने में अगर आपको कोई डाउट है नदियों के संदर्भ में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने सजेशन अवश्य दें, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।